आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी गुमशुदा लड़की। नासिरा शर्मा जी हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में साठोत्तरी काल की महिला साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। नासिरा जी ने अपने लेखन कार्य की शुरुआत कहानियों से की थी। उसके बाद उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में लेखन कार्य किया। प्रस्तुत है उनकी कहानी गुमशुदा लड़की, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मकान कोई ख़ास बड़ा नहीं था, मगर उन लोगों के लिए अलबत्ता अहमियत रखता था जो दूसरों के रहम व करम पर रहते हैं, या फिर किराए के घर में हर तरह का समझौता कर बिल्ली के बच्चों की तरह साथ घर घूमते हैं। था क्या उस घर में? 4 कमरे, एक लंबा दालान, एक बड़ा सा आंगन, बावर्ची खाना और गुस्ल खाना, बस। उसको हथियाने के लिए पूरे शहर की पठान लड़कियों की माएँ बेटी ब्याहने को तैयार थीं। मुकाबले की उस दौड़ में कई लड़कियां भी शामिल हो चुकी थीं। ईद बकरीद पर सज धज कर खास अदा से सलाम करती ताकि मेरे महबूब की तरह तक्कन मियाँ उन पर फिदा हो जाएं। मगर तक्कन मियाँ पता नहीं किस मिट्टी के बने थे, जो हर लड़की की तरफ आँख तरेर गला साफ कर आँखों की सख्त स्लेट पर साफ हुरूफ से लिख देते थे, यूं सरे राह मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। तनवीर खान उर्फ तक्कन एक खूबरू दराज कद के 25 वर्ष के हंसमुख जवान थे। पढ़ाई खत्म कर वो सलमा सितारों से सजा दुपट्टा बनवाने की एक दुकान खोले थे, जिसका नाम आदाब दुपट्टा सेंटर था, जिसके बोर्ड पर एक बेहद खूबसूरत लड़की सर से दुपट्टा ओढ़े शर्माई झुकी झुकी आंखों से हाथ उठाए आदाब करती दिखाई गई थी। तस्वीर का कोण कुछ यूँ था कि सड़क से हर गुजरने वाला समझता कि सलाम उसी को किया जा रहा है। नीचे मोटे हरूफ में लिखा था, आइए तशरीफ़ लाइए, हमें आपका ही इंतज़ार है। आदाब दुपट्टे सेंटर में सुबह से शाम तक रौनक रहती। कुछ लड़कियां सचमुच खरीदारी के लिए आती थीं, मैच मिलवा कर कपड़ा ले जाती थीं, मगर कुछ तफरीहन आती थीं। उनका असली मकसद तनवीर को देखना था, जो बड़े अदब के साथ लच्छेदार बातें करता था। आमदनी छप्पर फाड़ कर हो रही थी, इसलिए चेहरे और दुकान दोनों पर चमक रहती। उसकी दुकान के चलते बड़ी तादाद में लड़कियां सर पर पल्लू लेने लगी थीं और एक ख़ास अदा से चलते हुए एक दूसरे की तरफ तिरछी मुस्कान फेंकती। कोई बुज़ुर्ग दिख जाता तो उंगलियां जोड़कर सर झुकाकर आदाब अर्ज़ करती। शहर की फ़िज़ा इस दुकान ने बदल कर रख दी थी। चुने लहरियादार दुपट्टे, शहफान के लेस लगे दुपट्टे, कामदानी वाले दुपट्टे, सिल्क वाले दुपट्टे, डोरिया वाले दुपट्टे, बांकड़ी लगे दुपट्टे, जाली के दुपट्टे, मोतियों वाले दुपट्टे, छपे दुपट्टे, कढ़े दुपट्टे, शीशे के काम वाले दुपट्टे, बनारसी दुपट्टे, साउथ के दुपट्टे, क्रोशिया के बेल लगे दुपट्टे, पटापटी के दुपट्टे, सलमा सितारे लगे चमचम करते दुपट्टे, कट वर्क बने दुपट्टे, चिकन की बूटियों वाले दुपट्टे, फुलकारी वाले दुपट्टे, लाहौरी दुपट्टे, भोपाली दुपट्टे, संक्षेप में दुपट्टे ही दुपट्टे। पतंग की दुकान क्या रंगीन होगी जो इस दुकान की छटा पूरे बाजार में दुनिया भर के झंडों की तरह फरफराती रहती थी। जवान लड़कों की आंखें टिपरा गई थीं। सड़क, स्कूल, कॉलेज, बाजार, घर पर इतने रंग और किस्में देखकर नज़रें ठहराती ही न थीं। उनको दाएं बाएं देखने से फुर्सत कहाँ मिलती थी। इसी के चलते उनकी साइकिलें कभी रिक्शे कभी स्कूटर से टकराती थीं, जिससे साइकिल मैकेनिकों की बनाई थी। उनका धंधा अच्छा चलने लगा था। माँ बाप का दिवाला निकल चुका था दुपट्टे खरीदने और साइकिल बनवाने में। उनका बस चलता तो दुकान बंद करवा देते, मगर लड़कियों के ब्याह की लालच में खून का घूंट पीकर रह जाते थे। अल्लाह से दुआ मांगते कि मेरी बेटी के सेहरे का फूल तक्कन मियाँ के नाम से खिला दे, मगर साहबजादे दुपट्टा बेचते बेचते तजुर्बाकार हो चुके थे। लड़कियों की पसंद, रंग, बेचैनी को देखकर वो लड़की के बारे में सब कुछ समझ जाते थे, जो उनकी वालिदा साहिबा उन्हें पैदा करके जान नहीं पाई थी। ऐसी हालत में उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती थी।
अक्सर वो सोचते कि ऐसी दीवानी लड़कियां क्या खाक ठहरेंगी और घर संभालेंगी, जो मामूली कपड़े के टुकड़े को लालची आंखों से देखकर मचल उठती हैं। अल्लाह कसम, ये तो तारों भरा आसमान है, फ़ौरन पैक कर दें। मैं तो यही लूँगी, महंगा है तो क्या, मैच तो कर रहा है ना। हे राम, ये कैसी अद्भुत कढ़ाई है, तुरंत देखो किस अदा से मोड़ लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैच कर गया, आप तो कमाल का सामान रखते हैं। अक्सर लड़कियां वो दुपट्टा ढूंढती और बार बार आती जो बाहर टीन पर बनी लड़की ओढ़े हुए है। अक्सर वो मन की बात कह ना पाती और पूरे दुपट्टे देख डालती। कुछ झट से कहती, वो दुपट्टा दिखाएं जो बाहर वाली लड़की ओढ़े है। तनवीर मुस्कुरा उठता, वो तो आर्टिस्ट ने बनाया है। तो आप कम हैं क्या, बनवा दीजिए वैसा ही दुपट्टा। बनवाया था आप लोगों की मांग पर, मगर वो बात ना आई, ना आप लोगों को पसंद आया। ज़रा दिखाइए तो, ये देखिए। बस बस रहने दीजिए, ये तो कहीं से तस्वीर वाला नहीं है, वे दिल महसूस कर कहती और थकी थकी सी लौट जाती। आखिर एक दिन तनवीर ने बागौर टीन वाली लड़की का मुआयना किया कि आखिर उसके दुपट्टे में ऐसा क्या है जो मेरे कारीगर नहीं बना पाते हैं, या फिर लड़कियां ही उस कैफियत को नहीं पकड़ पाती हैं। वे सारे दुपट्टे 8-10 जो भी थे उठा लाए और तस्वीर वाली लड़की के दुपट्टे से मिलाने लगे। काम वही, लचका बांकड़ी सब वही, रंग वही, मगर तकन्या एकाएक ठिठक गए। तीर मार लिया मैंने, इस तस्वीर वाली लड़की का दुपट्टा धूप छांव वाली कैफियत का है। आर्टिस्ट ने कहीं शेड में गुलाबी ऊदा कर दिया है, कहीं सुरमई गुलाबी और कहीं पीला मायल हल्का हरा। अब मैं धूप छांव वाला कपड़ा लेता हूँ जिसमें सतरंगे इंद्रधनुष वाले रंग छुपे होते हैं, उस पर बनवाता हूँ। फिर देखता हूँ कि कौन लड़की उदास मेरी दुकान की सीढ़ियाँ उतरती है। ईमान से कहता हूँ, इस शहर की हर दुल्हन इसी दुपट्टे के साथ रुखसत होगी, वरना मेरा नाम तनवीर खान नहीं। ये दुकान बंद कर दूंगा। पठान खून गरमा उठा। पाला मारे हुए तक्कन फतेह के एहसास के साथ दुकान में दाखिल हुए और कारीगर का फ़ोन मिलाने लगे ताकि एक साथ दर्जन भर दुपट्टे को बनवा डालें। बजाजा जाकर धूप छाँव का पूरा थान खुद खरीद कर ले आए। जोश जरा कम हुआ तो अक्ल आई कि पहले एक ही दुपट्टा बनवाएं, नहीं तो पहले की तरह 5 दुपट्टे डिब्बों की जीनत ना बन जाएंगे। दोपहर तक कारीगर पहुंच गया। दुपट्टा लेकर जब चलने लगा तो पता नहीं क्या सोचकर मुड़ा, फिर बोला, एक बात कहूँ तक्कन मियाँ, कहीं यह भी आप समझ गए ना? बात यह है कि बना माल बिके ना तो हमारा हौसला भी पस्त हो जाता है, फिर आप उन आठों को टांगते भी नहीं जो लोग खरीद दें। उसकी बात सुनकर तक्कन खां कुछ देर चुप रहे, फिर काउंटर पर दूसरी तरफ खड़े लड़के को बुलाकर उन्होंने एक दुपट्टा टांगने की हिदायत दी और कारीगर को ठहरने का इशारा किया। उनके अंदर उथल पुथल मची थी, मगर सामने से आते औरतों के झुंड को देखकर वो उनकी तरफ बढ़े, जो बेचैन नज़रों से दुकान को चारों कोनों से ताक रही थीं। जैसे ही दुपट्टा टंगा, एक औरत चहकी, फूफी अम्मी, इस दुपट्टे को तो देखें ज़रा। कौन सा शबनम? उधर ज़रा उतारना भैया। लीजिए। वाह, क्या फैंसी चीज़ है। यकीन कीजिए फुफो यास्मीन पर खूब फबेगा। हाँ खाला, शबनम ठीक कह रही है। वो तो सब ठीक है, मगर शहनाज के लिए भी तो लेना है। सबीहा का अरमान है कि दोनों खालाजाद बहनों का जोड़ा एक सा हो। अधेड़ औरत दुपट्टे को फैलाती हुई बोली, डिट्टो इसी की कॉपी है हमारे पास, लीजिए एक नज़र डालें। तक्कन ने दूसरा दुपट्टा डिब्बे से निकाला। क्या कीमत है? सोहाग के दुपट्टे की कीमत कोई भाई बहन से नहीं लेता, जो बड़ा समझकर दे देंगी वो कबूल है। तक्कन ने लफाजी की जलेबी बनाई। फिर भी बड़ी बी ने काम को गौर से देखते हुए कहा, तुम बताओ। शबनम ने काउंटर वाले लड़के से इशारे में पूछा। 2। उसने 2 उंगलियां खामोशी से दिखाईं। शबनम फुप्पी के कान में फुसफुसाई, जिसको सुनकर उन्होंने पर्स खोला और नोट गिनते हुए बोली, पैक कर दो। फिर ठहर कर नोट बढ़ाए। ये लो बेटे, पूरे 3,500, अल्लाह तुम्हारी दुकान में और बरकत दे। दुआएं हमारी सही आमदनी हैं। तक्कन का चेहरा खिल गया, पुराना माल जो निकल गया था। उनके जाने के बाद तीनों की आंखें चमक उठीं।
काउंटर वाले लड़के ने तीसरा डिब्बा खोला और जैसे ही दुपट्टा टांगा एक नया ग्राहक आ गया और अपनी बेटी की किसी दोस्त के लिए उसने ख़रीदा जो अमेरिका में है और उसकी दोस्त वहीं शादी कर रही है। अब तो तीनों हंस पड़े इस इत्तेफाक पर कि जो दुपट्टे बंद पड़े थे पिछले 10 माह से वो 10 मिनट के वक्फे से बिक गए। वैसे तो सारे दिन दुपट्टे ही दुपट्टे बिकते हैं, मगर इन दुपट्टे की तो बात ही अलग थी। तक्कन मियाँ सायत अच्छी है, मैं ठहरता हूँ, आज आठों के बिकने के बाद जाऊँगा। दुकान तुम्हारी है गफूर मियाँ, स्टूल पर जमकर बैठो, चाय समोसा मंगवाता हूँ। दुकान पर इस बीच कई ग्राहक आए, मैच मिलवा कर चले गए। चाय समोसा जब ख़त्म हुआ तो कारीगर को भी जाने की जल्दी हुई और तक्कन मियाँ को भी लगा कि लटका हुआ दुपट्टा कल परसों तक बिक ही जाएगा, इसलिए बोले फिर चलो तुम, डिज़ाइन यही रहेगी। सद दर सद यही रहेगी अब तो। गफूर हंसा और दुपट्टा लेकर नीचे टीन वाली लड़की के पास जाकर खड़ा हो उसको गौर से देखने लगा। तक्कन मियाँ के घर में 2 छोटी बहनें थीं जो अभी 10वें 11वें में पढ़ रही थीं। उनकी शादी में अभी देर थी। जिस तरह पठान खानदान तक्कन के लिए टूटे पड़ रहे थे, उसको देखकर माँ ने फैसला कर लिया था कि बहू दूसरे शहर की लाऊंगी, वरना यहाँ तो आपस में सब लड़ मरेंगी और बेचारी उस लड़की और उसके खानदान की जानी दुश्मन बन जाएंगी। तक्कन ने मामला माँ पर छोड़ दिया था। वैसे भी उनकी पसंद कोई पसंद या शर्त तो थी नहीं जो कहते। आंखें औरतों लड़कियों को देखकर वैसे ही शेर हो चुकी थीं। फिर माँ की पसंद होगी तो घर में अमन चैन होगा और वो आराम से रात के 10 बजे तक दुकान पर रह सकते हैं। दुकान से घर की दूरी काफ़ी थी, फिर फैलाव को समेटते समेटते 9 सवा 9 बज ही जाते थे। तक्कन जब घर पहुँचे तो मेज़ पर बड़ा सा मिठाई का टोकरा देखकर ठनक गए कि अम्मा ने किसी को पसंद कर लिया है। फूफी, खाला, चची सभी आई हुई थीं। उसके घुसते ही मजाक, मुबारकबाद, छेड़छाड़ शुरू हो गई। बहनों ने मोतीचूर के 2 लड्डू एक साथ मुंह में ठूंस दिए और दूर से लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की शक्ल से ठीक ठाक लगी। पता चला कि बीए पास है, आगे पढ़ने का अरमान रखती है, घर के रख रखाव में सुघड़ है, चची की देखी भाली है। सो 2 रजब निकाह की तारीख तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां दूसरे दिन से ही शुरू हो गईं। तक्कन के दिल में भी लड्डू फूटने लगे थे। सुबह शेव करते हुए बड़ी देर तक अपना चेहरा हर एंगल से देखते रहते थे। दुकान पहुँचे तो परसों रक्षाबंधन के त्यौहार की वजह से काफ़ी भीड़ थी। लड़कियों की चहचहाहट से पूरे दुकान गूंज रही थी। महंगे और ख़ास मौक़ों के भारी दुपट्टे खरीदे नहीं जा रहे थे तो भी बिक्री लगातार रात तक चलती रही। यही हाल दूसरे दिन भी रहा। तीसरे दिन खास डिज़ाइन वाले 2 दुपट्टे और वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाला कोई सुबह ही सुबह खरीद कर ले गया। तक्कन सोचने लगे कि सौंदर्य बोध भी हर इंसान का कितना अलग होता है। भावना से उसका इतना गहरा जुड़ाव होता है कि चीज़ उसको उसी के मुताबिक पसंद आती है, वरना एक स्टार के बाद अच्छे बुरे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता है। जितने लोग हैं उतनी उनकी नज़रें हैं और उतनी ही तरह की उनकी पसंद और नापसंद है। इधर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और शादी का दिन करीब आ गया। उधर दुपट्टा बनकर दुकान पहुंचा। तक्कन उसको घर ले आया, जिसको सभी देखकर लट्टू हो उठे। तय पाया कि ये जरी के जोड़ों में रखा जाएगा। इत्तेफाक देखो कि वो जोड़ा सब जोड़ों में खिल उठा जिस पर वो दुपट्टा रखा गया था। दूसरे दिन तक्कन जब दुकान पहुंचा तो बार बार उस दुपट्टे के ख्याल में उलझा रहा। तस्वीर वाला मासूम चेहरा कई कई अंदाज से उसको नज़र आता। शाम तक वो रमेश के हवाले दुकान कर घर लौट आया। वहाँ सुहाग गीत चल रहे थे, पकवान तले जा रहे थे। लड़कियों औरतों की चूड़ियों की झनकार और कहकहों से घर गुले गुलजार हो रहा था। उपटन की छुलवाई के साथ माझे की रस्म समाप्त हुई और शाम तक दूल्हा सजाने को बेचैन लड़कियां भाई के चारों तरफ मंडराती रहीं। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो कस्बा था वहीं बारात जानी थी। दरवाजे पर बस सुबह से आन खड़ी थी। समदिनों की तैयारी ही नहीं ख़त्म होने का नाम ले रही थी। तक्कन बहन, माँ और फूफी के साथ कार में था, बाकी लोग बस में थे। जीप में जरी के जोड़े और मिठाइयों के थाल थे। जब बारात शहनाई के साथ चलने को तैयार हुई तो मोहल्ला शहर वालों के घर मातम पड़ गया। उम्मीद का चांद डूब चुका था। उम्मीदवार लड़कियों का चेहरा उतरा था।
माओ का मिजाज बिगड़ा हुआ था। लड़के बेफिक्र से शहर में दुपट्टों की रंग बिरंगी झालरों और झंडियाँ देखने में व्यस्त थे। मर्द इस नॉस्टैल्जिया से निकलकर ऊँघ रहे थे। गर्ज की शादी तक्कन की हो रही थी, सांप शहर के दिल पर लौट रहा था। रुखसती करा के जब तक्कन हुमैरा को कस्बे से शहर की तरफ लेकर लौटा तो माँ बहन की जगह अकेली दुल्हन को बिठाया गया। रास्ते की हवा दुल्हन के दुपट्टे से अटखेलियाँ कर रही थीं। चूड़ियों की झंकार और शमामा इत्र की महक जो मेहंदी की गंध में घुल नथनों तक पहुँच रही थी, तक्कन को सुरूर सा दे रही थी। उसने कई बार दुल्हन का चेहरा देखना चाहा मगर नाकाम रहा। बस दिल में कहीं गहरे गीत के बोल गूंज रहे थे। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। दूल्हा दुल्हन को खुशामदीद की सारी रस्में हुईं। मुंह दिखाई के वक्त उसने चलते चलते हुमैरा का झुककर सलाम करना देख लिया। चेहरा आधा खुला था। जो सुरूर हल्के राग में था वो नशे की लंबी तान बनकर तब तक सर चढ़ रहा था जब तक उसने खुद अपने हाथों से उसका घूंघट नहीं उल्टा, और ये देखकर वो खुश हुआ कि माँ की पसंद लाजवाब थी। जब हुमैरा बिस्तर से उठी तो उसकी लंबी चोटी बड़ी अदा से पीठ पर लहराई। सुबह वो बेहद मुतमईन था, जैसे उसको सारा जहां मिल गया हो। चौथी के दिन भी वो हुमैरा के तौर तरीक़ों और लिबास के पहनने के अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ। पल भर भी उसके सर से आंचल मायके में भी नहीं ढलका था। फूलों के जेवर में सजी वो कोई वनकन्या लग रही थी। चौथी की रस्म के दूसरे दिन हुमैरा ने मायके रुकने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर तक्कन ने यह कहकर बात टाल दी कि हफ्ते भर बाद जब उसको काम से बाहर जाना होगा तब वो मायके आ जाए। हुमैरा मान गई। रास्ता बहुत खुशगवार गुजरा। शायरी, लतीफ़े और लच्छेदार बातों बातों ने संबंध को सम्मोहन में बदलना शुरू कर दिया। मौसम भी मेहरबान था। मुलायम हवा हुमैरा के माथे पर पड़ी लटों से छेड़खानी कर रही थी। आज शादी का चौथा दिन था, मगर कमरे में सुहाग के सतपुड़े की महक बसी हुई थी। उसने ख़ास तौर से हुमैरा से धूप छाँव वाले दुपट्टे के जोड़े को पहनने की फरमाइश की थी। वो गुस्लखाने में नहा रही थी। इधर अखबार के पन्ने पलटते हुए तक्कन की आंखें कुछ और देख रही थीं। दुपट्टे से सिर ढका हुआ, नज़रें झुकी झुकी, कमर पर झूलती चोटी, माथे पर टीका, और हुमैरा को देखते देखते वो कह उठेगा, चश्मे बद्दू। ऐसे मौक़ों के लिए वो बेहद नाजुक और लतीफ़ शेर पढ़ने की सोच रहा था। जहन के खानों को खंगोल रहा था कि कोई तरोताज़ा नई अलामतों का गहरे जज्बातों की अक्कासी वाला शेर याद आ जाए। अभी वो अपने में उलझा हुआ था कि कदमों की आवाज़ से चौंका। सामने हुमैरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। सर की जगह दुपट्टा कंधे पर एक तरफ पड़ा झूल रहा था। कटे हुए गीले बाल कंधे पर बेतरतीब से पड़े थे। तक्कन चौंक से गए। हुमैरा बिल्कुल अलग सी दिख रही थी, इसमें कोई शक नहीं। शलवार जम्फर में बेहद स्मार्ट लग रही थी। बिना जेवर के वो पहले से ज़्यादा मासूम लग रही थी, मगर कुछ ऐसा था जो उड़नछू हो गया था। वो लंबी चोटी, उसकी आंखों में फैली हैरत को अपनी तारीफ समझकर हुमैरा बड़ी अदा से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ प्लग लगा गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। तक्कन ने हसरत भरी नज़रों से हुमैरा की पीठ देखी, फिर सर्द आह भरकर, नींदें उसकी हैं, रातें उसकी हैं, जिसके शानों पर तेरी जुल्फ़ परेशान हो गई, जैसे मिसरे को भूल जाना ही बेहतर समझा, और शुक्र अदा किया कि उसकी फरमाइश पर वो शलवार जम्फर पहन कर आई है, वरना तो वो जीन्स और शर्ट भी इन बालों के स्टाइल के साथ पहन कर आ सकती थी। आज कितना हल्कापन लग रहा है। पिछले एक हफ्ते से तो बस मेरी जान ही निकलती जा रही थी। कपड़े, जेवर, ऊपर से सर ढको, नथ संभालो, ये रस्में भी ना जान ले लेती हैं। मेरा बस चलता तो। लो, मैं तैयार हो गई। वो शादाब चेहरे के साथ तनवीर के सामने खड़ी थी। बहुत स्मार्ट लग रही हो, तनवीर धीरे से बोला। खूबसूरत नहीं? हुमैरा बड़े नाज से बोली। ऐसी बात नहीं है। खोई सी हंसी हंसकर तनवीर ने उसके गाल थपथपाए। वो कैसे कहता कि एक हसीना से मुलाकात ज़रूर हुई थी, मगर वो कहीं खो गई है। उस खूबसूरत गुमशुदा को तलाश करना अब मुश्किल है। अभी आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत और बेहतरीन कहानी गुमशुदा लड़की, जिसे लिखा था
वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा जी ने। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।